नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ टाइप्स की न्यूट्रिशन पढ़ी थी और हमने डिटेल डिस्कस की थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। और आज हम जिस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे, जिस टाइप को स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी। और एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होती है और कितने किस्मों की होती है। तो एनिमल के अंदर बेटा 3 किस्मों की हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला मोड है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, और नंबर सेकंड जो है वो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, और जो नंबर थर्ड है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। ये 3 मोड आपको मिलते हैं एक एनिमल के अंदर यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्या करते हैं न्यूट्रिशन। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। आज हम सरफेस डिस्कशन करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर, और आपने ये याद रखना है कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, और वो इंशाल्लाह हम अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल में ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन की सरफेस डिस्कशन के स्टार्ट से पहले हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर हम थोड़ी सी नज़रसानी कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास वो एनिमल जिन्हें कहा जाता है डेट्रीवर्स। अच्छा देखो, हमारे पास फॉर सपोज करो ये ज़मीन है, और ज़मीन के नीचे आपको पता है कि हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है ना। ये हमारे पास क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम किसका नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं ह्यूमस का। सही है। अब इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होती हैं जो कि इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करती हैं? डिकम्पोज करती हैं। जब ये इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती हैं तो इनके छोटे छोटे डेब्रिस बन जाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे इनके पीस बन जाते हैं। फिर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि सपोज करो कि कुछ एनिमल, ये एनिमल मैं मान लेता हूँ कि ये एनिमल मेरे पास कौन सा है? अर्थवॉर्म है। ये अर्थवॉर्म आके क्या करता है? इन छोटे छोटे डेब्रिस के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है। तो इस टाइप के एनिमल को क्या कहा जाता है? डेट्रीवर्स कहा जाता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर क्या करें? फीड करें, उनको क्या कहा जाता है? डेट्रीवर्स कहा जाता है। सही है बच्चा। और ये जो ह्यूमस होता है, इसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं जो कि इसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये कहता है कि वो एनिमल जो कि डिकम्पोजिंग जो मटेरियल होता है उसके छोटे छोटे से ऑर्गेनिक डेब्रिस के ऊपर जो फीड करते हैं उनको डेट्रीवर्स कहा जाता है। और इस क्लास के अंदर हम किसको रखते हैं? अर्थवॉर्म को रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा अर्थवॉर्म है जो कि छोटे छोटे से ऑर्गेनिक डेब्रिस के ऊपर फीडिंग करता है। उसके बाद हमारे पास प्रीडेटर्स होते हैं। आप सब लोगों को पता है कि प्रीडेटर्स वो एनिमल होते हैं जो कि बाकायदे प्रे को कैप्चर करते हैं, अपना शिकार करते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है। एनिमल्स विच हंट एंड किल देयर प्रे टू फीड अपॉन देम लाइक लायन। यानी कि ये वो एनिमल होते हैं जो पहले शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद उनको मारते हैं, मारने के बाद फिर उनके ऊपर ये फीड करते हैं, जिस तरह से आपका लायन हो गया। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? प्रीडेटर कहा जाता है। देखो, हम इसको कार्निवर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कार्निवर्स वो होते हैं जो मरा हुआ गोश्त भी खा लेते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो अपना शिकार करते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर खाते हैं। अच्छा, फिर आप कहोगे कि सर हम लोइन को तो कभी कभी गोश्त दे देते हैं, वो भी खा लेता है। तो बेटा वो उसका बिहेवियर है, हम उसके बिहेवियर के अंदर चेंज लाते हैं। हैबिचुएशन हम उसको कहते हैं। हमारे मुख्तलिफ किस्म के लर्न बिहेवियर होते हैं, तो वो उनके अंदर बिहेवियर एक अडॉप्ट करवाया जाता है, वरना नेचुरली वो हंट करता है, किल करता है, देन फिर उसको फीड करता है। सही है बच्चा। तो कार्निवर्स से हमें इसको कंपेयर नहीं करना। तो ये कुछ ऐसे एनिमल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं बच्चा? प्रीडेटर्स हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास हर्बीवर्स है। आप सब लोगों को पता है ये वो हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके कौन आते हैं? आपके प्लांट्स आते हैं, ग्रासेस आते हैं। सही है बच्चा। जैसे काऊ हो गई, गोट, शीट, बफेलो, जितने हो गए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के सामने हैं। ये सारे के सारे हर्बीवर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्निवर्स की। तो कार्निवर्स का भी आप लोगों को पता है, ये वो एनिमल होते हैं जो कि मीट के ऊपर फीडिंग करते हैं, और मोस्टली ये डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
जो कि हम डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मीट वगैरह होता है उनके ऊपर ये फीडिंग वगैरह करते हैं, जिस तरह से आपका डॉग हो गया या जिस तरह से कैट हो गए, ये सारे के सारे जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मीट के ऊपर फीडिंग करते हैं। और ऐसे एनिमल को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कार्निवर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड हमारे पास डॉग है और दूसरी साइड हमारे पास कैट है। अच्छा, उसके बाद ओमनीवर्स की अगर हम बात करें, ये वो एनिमल होते हैं जो मीट भी खाते हैं और प्लस में वेजिटेबल्स भी खाते हैं। और इसकी मिसाल के अंदर हमारे पास क्रो आ जाता है और मैन यानी हम खुद भी इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ फिल्टर फीडर्स होते हैं। अब आप लोगों ने फाइलम पोरीफेरा का एक मेंबर पढ़ा होगा जिसका नाम स्पंज है। अब ये स्पंज पानी के अंदर रहता है, तो जो भी इसको फूड मिलता है वो पानी के साथ डिज़ोल्व फॉर्म में मिलता है। सही है, वो पानी इसकी बॉडी में आता है, उसके अंदर फूड क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। तो ये क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और फूड को अपनी बॉडी में रखते हैं और फिर उससे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी वगैरह लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, फिल्टर फीडर्स कहा जाता है। बेटा आपने याद रखना है, जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियाँ फिशेस, वो कभी भी फिल्टर फीडर्स नहीं होती सिवाय कुछ के। मोस्टली हमारे पास फिशेस जो हैं या तो वो कार्निवर्स होती हैं, गोश्तखोर होती हैं, या हमारे पास वो क्या होती हैं, हर्बीवर्स होती हैं यानी घासखोर होती है। सही है, लेकिन कुछ फिशेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, फिल्टर फीडर्स। लेकिन हम मोस्टली जब स्पंजेस की बात करते हैं तो दे आर दी प्योर फिल्टर फीडर्स। तो ये कहता है एनिमल विच टेक देयर फूड अलोंग वाटर बिकॉज दे लिव इन वाटर, सो वाटर इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एंड फूड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है बच्चा। उसके बाद लास्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक फ़िश की मिसाल है। तो यहाँ पे मैं आपको इस फिश का फ़िल्टर फीडर वाला मिसाल नहीं दे रहा। तो ये छोटी छोटी मछलियाँ आप देख सकते हो ये खा रही है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कार्निवर्स है। ठीक है, फ़िल्टर फीडर नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों को लगता है मछली पानी में रहती है तो ये भी फ़िल्टर फीडर होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आपका स्पंज है जो कि प्योरली आप जिसको कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, फ़िल्टर फीडर है। अच्छा, उसके बाद हम फ्लूइड फीडर की अगर हम बात करें तो भाई फ्लूइड फीडर्स वो होते हैं जो मोस्टली फ्लूइड के ऊपर क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। जिस तरह से आपकी हनी बी हो गई या मॉस्किटो हो गया या बटरफ्लाई पोपट वगैरह हो गए, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्लूइड फीडर्स। प्लांट के ऊपर जब ये जाके बैठते हैं तो प्लांट के अंदर जो जूस होता है जिसे आप नेक्टर कहते हो, ये उसको सक करते हैं। हमारे ऊपर जब ये बैठते हैं तो हमारा ब्लड ये सक करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, फ्लूइड फीडर्स कहा जाता है। सही है बच्चा, ये कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ एनिमल थे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हम अपनी काम की बात पे आ जाते हैं, दैट इज़ दी होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है, एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर सबसे पहले फूड को इंजेस्ट किया जाए, उसकी इंजेक्शन की जाए, फिर उस फूड की डाइजेशन की जाए, फिर उस फूड की एब्जॉर्प्शन की जाए, फिर उस फूड की असिमिलेशन की जाए, और जो भी अनवांटेड फूड हो उस फूड की इजेक्शन की जाए। तो जिस भी न्यूट्रिशन के अंदर आपको ये 4-5 स्टेप मिलें तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। सही है बच्चा, हम बारी बारी एक एक को देखते हैं और समझने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि अपटेक ऑफ द फूड इनटू द माउथ, मुंह के अंदर खाने को उठा के अपटेक करना, ये इंजेक्शन कहलाता है। देखो भाई, हमारे पास एक तो है इंसान, ये हो गया हमारे पास कोई लिविंग बीइंग हो गया या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रॉपर अल्लाह ताला ने माउथ दिया है ना, ये खूबसूरत मैं इंसान बना लेता हूँ और ये उसका नाक और ये इसका खूबसूरत क्या है, मुंह है। सही है, ये हमारे पास एक किस्म का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस्म का इंसान है। अब इसको जब इंजेक्शन करनी होगी तो ये अपने खूबसूरत हाथों से ये खाना है, तो खूबसूरत हाथों से ये खाना पकड़ेगा और अपने माउथ के अंदर इनटेक करेगा, तो इसको इंजेक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करूं जिसके अंदर सेल ही एक होता है, जैसे आपका एमीबा हो गया। सही है, अब ये जो एमीबा है इसके अंदर सेल ही एक होता है। अब इसके अंदर आपको कहीं माउथ वगैरह नज़र आ रहा है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फूड का इनटेक कैसे करेगा, और यहाँ पे ये फूड का पार्टिकल पड़ा हुआ है, अब इसको फूड को करना है इंजेस्ट, तो ये फूड की इंजेक्शन कैसे करेगा, तो इसका थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो ये अपने नकली पैर बनाएगा जिसे आप सूडोपोडिया कहते हो, है ना, ये नकली पैर फॉल्स फीट बनाएगा जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब फॉल्स फीट के जरिए ये फूड के ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ये एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, आप लोगों को याद हो तो हमने एंडोसाइटोसिस के अंदर दो चीज़ें पढ़ी थी, एक फेगोसाइटोसिस और दूसरा हमने
पिनोसाइटोसिस पढ़ा था। हमने कहा था कि जब सेल कोई सॉलिड पार्टिकल लेता है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, जब सेल कोई लिक्विड पार्टिकल लेता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ पे फूड पार्टिकल एक सॉलिड पार्टिकल है, तो जब ये इसको लेगा तो हम क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। तो एमीबा इंजेक्शन किसके जरिए करता है, फेगोसाइटोसिस के जरिए। और हम इंजेक्शन किसके जरिए करते हैं, हमारे पास एक परमानेंट ओपनिंग है जिसे हम माउथ कहते हैं, हम इसके जरिए अपनी क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप होलोजैक न्यूट्रिशन का कौन सा है, तो वो इंजेक्शन है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इन 5 स्टेप्स में से लास्ट स्टेप होलोजैक न्यूट्रिशन का कौन सा है, वो इंजेक्शन है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि होलोजैक न्यूट्रिशन का मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है, वो है एसिमिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन का मकसद है एनर्जी को ऑब्टेन करना, तो एनर्जी हमें एसिमिलेशन में मिलती है। सही है बच्चा, ये सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंजेक्शन जो है वो इनिशियल प्रोसेस है किसका, होलोजैक न्यूट्रिशन का। और उसके बाद मैंने बताया कि इंजेक्शन या तो डायरेक्टली होती है फेगोसाइटोसिस के ज़रिए या तो फिर माउथ के ज़रिए होती है। और मैंने कहा कि हमारे पास जो प्रोटोजोआन्स होते हैं, यानी जिनके अंदर एक सेल होता है पर वो यूकारियोट होते हैं, जैसे एमीबा हो गया या जैसे पैरामीशियम हो गया, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं और फिर उस फूड को अपने अंदर एनगल्फ करते हैं। सही है बच्चा। लेकिन जब हम मेटाजोआन्स की बात करें, यानी कि हम अपनी बात करें, तो हमारे पास माउथ होता है जो कि परमानेंट ओपनिंग है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जहाँ से हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इमेजेस हैं हमारे पास। ये कोई है मेरे सेंटर की स्टूडेंट, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, जो इंजेक्शन कर रही है बड़े बुरे तरीके से। और उसके अलावा ये कोई छोटी बच्ची है, ये भी इंजेक्शन कर रही है। तो दिस इज़ द इंजेक्शन। उसके अलावा हमारा जो अगला फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द डाइजेशन। और देखो डाइजेशन से क्या मुराद है, जब हम कोई फूड पार्टिकल्स खाते हैं तो वो जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई बेटा फूड पार्टिकल्स खाते हो ना, तो वो फूड पार्टिकल्स होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला जो फूड पार्टिकल है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर आपके इंटेस्टाइन से कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये जो है कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये लार्ज है, इसकी साइज़ क्या है, बड़ी है। सही है। और एक तो देखो ये हमारे पास क्या है, लार्ज है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी साइज़ बड़ी है। दूसरा, ये इनसॉल्युबल होते हैं। जब ये लार्ज हैं, जब ये इनसॉल्युबल हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होंगे, और ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होने के बाद ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, हर सेल तक पहुंचेंगे, तो बेटा ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये इनडिफ्यूजेबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, ये जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से लाया जाता है सिंपल फॉर्म के अंदर। सही है, इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाया जाता है, इनको इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है, इनको इनडिफ्यूजेबल फॉर्म से डिफ्यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है। तो इसके लिए हमें एक अदद प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम क्या है, डाइजेशन। और डाइजेशन का यही मतलब होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दें, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को हम स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दें, पॉलीमर को मोनोमर के अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। और जो हमारे पास इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उसको हमने क्या बनाना है, सॉल्युबल बनाना है। जो इनडिफ्यूजेबल है हमें उसे क्या बनाना है, डिफ्यूजेबल बनाना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हम प्रोटीन खाते हैं वो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास एक पॉलीमर है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है। हमने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। और प्रोटीन की सिंपल फॉर्म को क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड कहा जाता है। अब ये सिंपल फॉर्म भी है, डिफ्यूजेबल भी है और सॉल्युबल भी है और ये मोनोमर भी हैं, तो लिहाजा हम इसको आसानी के साथ बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और हर सेल तक हम इसको पहुंचा भी सकते हैं। सही है बच्चा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। इसी तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड के अंदर होता है, इसी तरह से आपके लिपिड हैं वो आपके फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर होते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है। सही है बच्चा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं किसके अंदर, स्मॉल
सिंपल और सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मीन। या तो हम इनको एंजाइम्स की मदद से तोड़ते हैं जिसे आप केमिकल डाइजेशन कहते हो, या तो हम दांतों की मदद से तोड़ते हैं, या हम अपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से तोड़ते हैं जिसे आप क्या कहते हो, मैकेनिकल डाइजेशन। ये दोनों डाइजेशन आगे आ रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीड ऑफ डाइजेशन, भाई क्या डाइजेशन की ज़रूरत है? तो भाई अंडरस्टूड बात है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी डाइजेशन कंप्लीट होती है तो ये जो फूड के पार्टिकल हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाने होते हैं, और ब्लड में जाने के बाद ये चेक होते हैं लीवर के पास, और लीवर फिर इनको हार्ट के पास भेजता है, और फिर हार्ट क्या करता है, इसको पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ एनर्जी देते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपने इनको डिफ्यूजेबल नहीं बनाया, अगर आपने इनको सोल्यूबल नहीं बनाया, तो ये ब्लड के अंदर आएंगे? भाई नहीं आएंगे। लीवर के पास जाएंगे? भाई नहीं जाएंगे। हार्ट के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। और इस तरह से ब्लड के अंदर जब ये नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी तक ये नहीं पहुंचेंगे। तो डाइजेशन का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें न्यूट्रिशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें इसकी क्या करवानी पड़ेगी, डाइजेशन करवानी पड़ेगी। सही है बच्चा? तो देखो लिखा हुआ है द लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट डायरेक्टली डिफ्यूज़ इनटू द बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ये डायरेक्टली कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होते। हमें इनको पहले क्या बनाना पड़ता है, सिंपल बनाना पड़ता है, डिफ्यूजिबल बनाना पड़ता है, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं, और इस तरह से हम कहते हैं कि बॉडी को डाइजेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका फूड कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में नहीं जाएगा, और जब तक ब्लड में नहीं जाएगा आपकी न्यूट्रिशन का कोई पर्पज़ ही नहीं होगा, न्यूट्रिशन का कोई मकसद ही नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात करें तो आपको पता है दो टाइप की होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरी इंट्रा सेलुलर। भाई देखो ये मेरे पास एक एमीबा है ना, अब इसके अंदर सेल ही एक है, एक ही सेल आपको नजर आ रहा है, तो इस एक सेल के अंदर डाइजेशन होगी या बाहर डाइजेशन होगी? जब ये सेल खुद एक ऑर्गेनिज्म से, तो अंडरस्टूड बात है, जब ये सेल को अपने अंदर लेता है और उसको एक वैक्यूल के अंदर बंद करता है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं, तो इसकी डाइजेशन होगी लेकिन इस सेल के अंदर होगी। तो इस टाइप की डाइजेशन को क्या कहा जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और वाहिद आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर, आपके जितने भी होते हैं यूनिसेलुलर यूकारियोट, वो सारे के सारे बेटा कौन सी डाइजेशन करते हैं, वो सारे के सारे आपकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। चाहे एमीबा हो, चाहे आपका पैरामीशियम हो, चाहे यूग्लिना हो, जितने भी एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें, ये वो डाइजेशन होगी जो सेल के बाहर होती है, सेल के अंदर नहीं होती। अच्छा, सेल के बाहर कहाँ पे? भाई सेल के बाहर माउथ में होगी, सेल के बाहर इसोफेगस में होगी, सेल के बाहर स्टमक में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। तो इन जगहों पे जो डाइजेशन होती है इसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जो सेल के बाहर वाली साइड पे होती है। बाहर वाली साइड से क्या मुराद है, माउथ के अंदर होगी, स्टमक के अंदर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी, या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दूसरे पार्ट हैं। यानी कि सेल के अंदर ये डाइजेशन कभी भी नहीं होती। और हम जो ह्यूमन बीइंग है वो प्योरली कौन सी डाइजेशन करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारे अंदर कोई इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होती। ये और ये कहता है कि इस टाइप की डाइजेशन मोस्टली एनिमल्स के अंदर पाई जाती है और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो ये वो डाइजेशन होती है जो प्योरली किसके अंदर होती है, सेल के अंदर। जैसे मैंने आपको किसकी मिसाल दी, इस एमीबा की मिसाल देके समझाने की कोशिश की। और ये कहता है कि इस टाइप की डाइजेशन मोस्टली प्रोटोजोआन्स के अंदर देखी जाती है, जैसे आपका एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या यूग्लिना वगैरह हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि दोनों टाइप की डाइजेशन के अंदर आपको मैकेनिकल डाइजेशन भी मिलेगी, आपको केमिकल डाइजेशन भी मिलेगी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होगी जो कि चर्निंग से या मैस्टिकेशन से होगी। अब चर्निंग और मैस्टिकेशन आपकी किससे होती है, आपकी दांतों से होती है, टीथ से। हम जब टीथ से फूड को तोड़ते हैं, उसको जब हम उसकी च्यूइंग करते हैं तो उसको चर्निंग या मैस्टिकेशन कहा जाता है। या फिर हमारी जो जीआईटी की मूवमेंट होती है। अच्छा, जीआईटी क्या है, माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक की अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो ट्यूब रखी है, ये जो वन वे ट्यूब है, यानी माउथ से अगर खाना आएगा तो जो भी बचेगा वो एनस से बाहर निकलेगा। ये जो वन वे ट्यूब है, इस वन वे ट्यूब को कहा जाता है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका आगे जिक्र आएगा।
और आपको पता है कि जब ये खाना हमारे माउथ से अंदर जाता है, माउथ तक तो हमारे कंट्रोल में है ना, आपकी मर्जी है, जब खाना आपके मुंह में पड़ा हुआ है तो आप खाना अपने मुंह के अंदर जब स्वेलिंग कर लेते हो तो फिर वो खाना आपके बस में नहीं है, आप उसको बाहर नहीं निकाल पाते। तो आपने कभी सोचा है कि वो खाना नीचे कैसे जाता है, एसोफेगस से स्टमक में कैसे जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है? बेटा वो ऐसे जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो फूड को आगे की तरफ धक्का देते हैं, और उसी दौरान कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो मसल्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं उनकी वाल के साथ टकरा के टूटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसकी मिसाल से में से आप अपनी हथेली पे फूड रखो, अब आपकी हथेली के ऊपर मसल्स हैं और दूसरी हथेली से आप उस फूड को क्या करो, बैक एंड फोर्थ रब करने की कोशिश करो तो वो आपका फूड टूट जाएगा। तो मसल्स की मदद से देखो आपका फूड टूट रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की, तो आपको पता है कि ये वो डाइजेशन होगी जिसके अंदर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे और फूड पार्टिकल को तोड़ेंगे। जब हम डिटेल स्टार्ट करेंगे ना बेटा ह्यूमन बीइंग की, तो मैं आपको एक एक एंजाइम की वर्किंग और कहाँ पे किस मॉलिक्यूल के ऊपर होती है सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक को कहा जाता है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा वो होता है जिसे कहा जाता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? माउथ, यानी एक ही ओपनिंग मिलेगी, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा जिसके अंदर आपको माउथ भी मिलेगा और प्लस में आप लोगों को एनस भी मिलेगा। तो इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को आप क्या कहते हो? इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इसका एक और नाम भी है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप लोगों में से किसी को याद है? वीडियो को पॉज करें और मुझे जवाब दें। इसको हम दूसरा कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को एंट्रॉन, ठीक है, एंट्रॉन कहा जाता है, सही है। और इस तरह से हमारे पास जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका भी तीसरा नाम है, इसको कहा जाता है गट। सही है बच्चा, ये हमने चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में आप लोगों को समझाया था। बहरहाल तो ये दो किस्मों के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। देखो ट्यूब लाइक के अंदर क्या होगा, ये कहते हैं इन ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेस्टिव कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी कैविटी। बाकायदे आपकी अलग बॉडी कैविटी होगी और बाकायदे आपका अलग एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, आपकी अलग एक डाइजेस्टिव क्या होगी? कैविटी होगी। और उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से माउथ मिलेगा जहाँ से आप इंजेक्शन करते हो, और प्रॉपर तरीके से आपको एनस मिलेगा जहाँ से हम क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। और बताता हूँ कि इंजेक्शन क्या होती है। अच्छा, उसके बाद हमारी इस सिस्टम के अंदर जिसकी मिसाल आ जाती है वो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है और इस सिंगल ओपनिंग को हम माउथ कहते हैं, जिससे ये इंजेक्शन भी करता है और जिससे ये इंजेक्शन भी करता है। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि ये माउथ से इंजेक्शन भी करे, इंजेक्शन तो ये माउथ से ही करेगा, लेकिन इंजेक्शन लाजमी नहीं है माउथ से करे, कुछ अपनी स्किन से करते हैं, कुछ अपनी माउथ से करते हैं। सही है बच्चा? अच्छा, और ये कहता है द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हेयर, यानी कि जो ये सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर कंप्लीट तरीके से फूड की डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो यहाँ पे फूड की क्या होती है? पार्शियल डाइजेशन होती है। ओके, ये कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन ओपनिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ओपनिंग की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये मोस्टली प्रोटोजोआन्स के अंदर पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, और प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ का जो मेंबर है इसके अंदर, या फाइलम नाइडेरिया का जो मेंबर है इसके अंदर, या जो क्लास प्रोटोजोआ या इसके जो मेंबर हैं इसके अंदर ये पाया जाता है। सही है बच्चा? अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आ जाता है होलोजिक न्यूट्रिशन का, वो है एब्जॉर्प्शन। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारी जो बेटा डाइजेशन है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है कंप्लीट। अब जब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो गई तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर इस तरह से ब्लड की कैपिलरीज लगी हुई होती है ना, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स लगी हुई होती हैं, कुछ ब्लड कैपिलरीज लगी हुई होती है। मैं डिटेल आपको आगे चल के बता दूंगा, अभी जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन हो कैसे रही है। अच्छा, ये इंटेस्टाइन की जो वाल है इसके भी तो सेल होंगे ना,
तो कुछ डाइजेस्टेड फूड ये खुद ले लेंगे और उसको एब्जॉर्ब कर ले लेंगे डायरेक्ट इन सेलों के अंदर, और जो दूसरे सेलों तक पहुंचाना है जैसे लिवर के सेल, किडनी के सेल, तो उनके लिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर ये ब्लड की कैपिलरी लगी हुई हैं। तो ये जो फूड है ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इस खाली जगह से डिफ्यूज होकर इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। और फिर ये ब्लड कैपिलरीज ये ब्लड लेके, ये फूड लेके सीधा लीवर के पास जाएंगी। लीवर इस खाने को चेक करेगा कि कहीं टॉक्सिन वगैरह तो नहीं है, फिर ये हार्ट को देगा, और हार्ट फिर क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी के अंदर, और जहां जहां आपका ब्लड जाएगा वहां वहां ये डाइजेस्टेड फूड या सॉल्युबल फूड भी जाएगा। और फिर ये कहता है कि अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात प्रोटोजोआन के अंदर करें तो इनके अंदर कैसे होगी। अब इनके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कैपिलरी वगैरह तो कुछ नहीं होता, उनके अंदर तो बस ये एक सिंपल सा सेल है। तो यहाँ पे कैसे होगी, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या देखा था, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये एक जगह पे रुका हुआ नहीं होता, ये मूवमेंट कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, मूवमेंट। और ये पार्टिकल है फूड का जो कि डाइजेस्टेड फॉर्म है, ये इसकी डाइजेस्टेड फॉर्म है। तो ये जब साइटोप्लाज्म मूव करता है तो इसकी मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। यहाँ पे ये देखो लिखा भी हुआ है। तो जब साइक्लोसिस होती है तो ये फूड इसकी पूरी बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ प्रोटोजोआन digested food is diffused into the cytoplasm from where it is सर्कुलेटेड इनटू द होल बॉडी बाय साइक्लोसिस। साइक्लोसिस की मदद से इसके फूड की क्या होगी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसकी बॉडी के अंदर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। ये कहता है कि हमारे पास जो मेटाजोआन होते हैं यानी जो हम हैं, हमारे अंदर या तो ये बॉडी सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब वाले सेल हैं इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि ये भी तो सेल है ना, इनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। या फिर इनसे हट के अगर हम लीवर की तरफ भेजें, किडनी की तरफ भेजें, ब्रेन की तरफ भेजें, तो यहाँ पर पहुँचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए, और वो ट्रांसपोर्ट मीडियम हम ब्लड को बनाते हैं या किसको बनाते हैं, लिम्फ को बनाते हैं। बेटा ब्लड और लिम्फ के ऊपर हमारा एक अलग लेक्चर होगा इंशाल्लाह, हम उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इससे फिलहाल अभी हमारा कोई सच लेना देना नहीं है। थोड़ा सा इनका जिक्र आएगा आगे, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसी चैप्टर के अंदर कर दूंगा। एसिमिलेशन ये हमारी न्यूट्रिशन का होता है मेन गोल, जिसके लिए हम न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन का मेन पर्पज है एनर्जी लेना, और एनर्जी हमें किस प्रोसेस में मिलती है, एसिमिलेशन में मिलती है। देखो अब ये सेल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये फूड, ये जो आपने एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है, ये जहाँ जहाँ जाएगा, जिस जिस सेल के अंदर जाएगा वहाँ से हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे, और उससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। या तो हम उस एनर्जी को कोई मटेरियल वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर देंगे, या फिर हम उसको बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। सही है बच्चा। और उसके बाद हमारे पास जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है इजेशन। अब वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो कि अनडाइजेस्टेड था, हम उसको या तो टेम्पररी एनएस जो बनता है, एक आर्थिक तौर पे जो ओपनिंग बनती है वहाँ से बाहर निकाल देंगे, या जिस तरह से हमारे अंदर जो परमानेंट एनल ओपनिंग है हम उसको वहाँ से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। और ये कहता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बता दिया, कभी कभी हम माउथ को इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पे, इजेशन के तौर पे। अब लाजमी नहीं है कि जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो इजेशन लाजमी माउथ से करे, नहीं, स्किन से भी वो इजेशन कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो माउथ से भी क्या कर लेते हैं, इजेशन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से, जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछें, और अपना बहुत सारा